ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। एंड बताइए उसमें अभी तक हमारा टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्कॉटम के बारे में पढ़ा था। शायद हमने क्रिप्टो आर्चिडिज्म टर्म यूज किया था, मोनो आर्चिडिज्म टर्म यूज किया था, याद होगा? नहीं याद है तो कॉपी चेक करो जल्दी, ठीक है। और फिर हमने वहाँ पे नेक्स्ट क्या पढ़ा था, गुबरनाकुलम पढ़ा था। गुबरनाकुलम नहीं पता तो याद करो जल्दी से, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे क्री मास्टर मसल पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था कौन सा, डॉर्टस मसल्स। अगर फंक्शन याद नहीं तो वापस कॉपी चेक करो, वीडियो पॉज करो पहले, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर अच्छा हाँ, इसके अलावा हमने टेस्टिस का डायग्राम भी बनाया था, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और पहले टेस्टिस का एक बार फटाफट 2 मिनट के अंदर रफ में टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन बना दो, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो अगेन वीडियो पॉज करो और पहले वो डायग्राम बनाओ सारा। और फिर हमने एक टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, उनका हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर सेक्शन ना। तो एक बार वो वीडियो भी आप वापस देखो, वीडियो नहीं सॉरी, उसका डायग्राम एक बार वापस बनाओ, है ना। और सर्टोली सेल्स की फटाफट फंक्शन बताओ क्या होता है। तो हमने सर्टोली सेल्स के फंक्शन पढ़े थे 5, है ना। पहला काम क्या होगा, नर्व सेल्स का काम होगा। दूसरा काम क्या था, वो रिलीज करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और मुलेरियन हार्मोन से बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट डेवलप नहीं होने देगा, सो दैट्स व्हाई वो रिलीज करेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन। फिर उसके बाद में हमने थर्ड पढ़ा था इनिबिन हार्मोन, एंड इनिबिन हार्मोन जो होगा वो स्पर्म फॉर्मेशन को इनिबिट करेगा। फिर फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, सर्टोली सेल्स और क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है ना। एंड फिफ्थ और क्या फंक्शन पढ़ा था कि जो भी स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम जो डेब्रिस जो फॉर्म होती है, जो स्पर्मेटोजोआ के जो शेड्स पार्ट होते हैं उनको ये एनगल्फ करने का काम करती है। तो वहां से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्लीनिंग का भी काम करेगी। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वो टेस्टिस ब्लड बैरियर बनाती है। जो स्पर्म होते हैं वो एक्चुअली एक एबनॉर्मल हैप्लॉइड सेल है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने से, मतलब इम्यून सेल से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होगा, सर्टोली सेल्स। कैसे कि जो स्पर्म होते हैं वो एक्चुअली सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते, फिर हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रैक का पूरा डायग्राम बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस की बात की थी। उसके आगे वाला सॉलन पार्ट होता है ग्लैंड्स पेनिस होता है, उसके ऊपर एक फोल्डेबल स्किन होती है जिसको बोला था फॉर स्किन या फिर बोलते प्रिप्यूस। एंड प्रिप्यूस जो होता है उसके अंदर बिनीथ अंडरलाइन के अंदर वहां पे क्या होगा, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ टाइसन, या फिर बोला था प्रिप्यूशियल ग्लैंड। एंड जिसमें से केमिकल सिक्रेट होता है, एक वाइट डिस्चार्ज सिक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेग्मा, SMEGMA, स्मेग्मा, जो व्हाइट कलर का होता है। ऑडोरोफेरस होता है, स्मेल होती है, और प्लस कैसा होगा, स्टिकी होता है, ठीक है। चलो, फिर हमने पढ़ा था कि जो ग्लैंड्स पेनिस होता है उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया था। तो उसमें आपने देखा था स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, डॉर्सोलैटरल कितने थे, 2, जिसको हमने बोला था कॉर्पस कैवर्नोसा, और एक नीचे वेंट्रल साइड में होता है और कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम, एंड कॉर्पस स्पोंजियम के अंदर क्या ओपन होगा, यूरेथ्रा ओपन होगी। तो ये सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। देखो, जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, जैसे 4 बजे आपका वीडियो जब भी स्टार्ट होता है ना, तो प्लीज आप 3:30 बजे एक बार फटाफट जो पुराना टॉपिक हमने पढ़ा था उसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने जब आपको मेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट पढ़ाया था तो उसमें हमने सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में बात की थी। तो आज उनका फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट होगा आपका कौन सा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। फिर सेकंड इसके अंदर ग्लैंड होगी कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड इसके अंदर हो जाएगा कौन सा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर उसको बोलेंगे काउपरस ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल
और काउपरस ग्लैंड, और क्या हो जाएगा, काउपरस ग्लैंड। तो ये टोटल हम लोग यहाँ पे 3 ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इन सारी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है सेमाइनल प्लाज्मा बनाना, मतलब सीमन का जो फ्लूइड होता है ना, उस फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन फॉर्म करेगा, ये तीनों ग्लैंड मिलके फॉर्म करेगी। ठीक है, एक्चुअली उसमें होता क्या क्या है और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कौन क्या सिक्रीट करेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्रॉक्स 60 से लेकर 70%, 60 से लेकर 70% जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसका फॉर्मेशन करेगा सेमाइनल वेसिकल, और इसके अंदर 25%, वैसे बुक्स के अंदर लिखा होगा 20 to 25, 60 to 70, बट ये याद करने का इजी तरीका है इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 70, बाकी कितना बचा 30, तो 30 में ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 5, तो ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा का ये फॉर्मेशन कितना करेगा 70%, ये 25% और ये 5%। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीमन का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो कौन फॉर्म करता है, सेमाइनल वेसिकल। तो ये सबसे मेन ग्लैंड हो गई। ठीक है, अच्छा अब इनके फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका जो मेन काम होता है वो यहाँ पे इसके पीएच को अल्कलाइन बनाना होता है। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन किसका है, प्रोस्टेट ग्लैंड का, कि जो अल्कलाइन बनाना होता है सीमन को। अभी हम पढ़ेंगे कैसे ना। चलिए अब देखो, इसमें सेमाइनल ये जो वेसिकल होता है ये यहाँ से रिलीज करेगा क्या, शुगर। तो ये शुगर कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे शुगर होगी एक तो फ्रक्टोज शुगर, कौन सा शुगर, फ्रक्टोज शुगर, और एक शुगर होता है कौन सा, इनोसिटोल। अब ये इनोसिटोल तो हमने मैम कभी नहीं सुना है। आपने कभी ग्लूकोज का डायग्राम बनाया है, तो ग्लूकोज के डायग्राम के कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और आप लोगों ने कुछ इस तरीके से ग्लूकोज का डायग्राम बनाया होगा। ठीक है, ये देखो डायग्राम, ये देखो डायग्राम ऐसा बनाया, और इसमें फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इसके पास क्या होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन में 5 कार्बन पे OH है और 1 कार्बन पे एल्डिहाइड होता है। अगर मान लो कि इस एल्डिहाइड को भी अगर मैं क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, तो रिड्यूस करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, है ना। तो ग्लूकोज के सारे ऑल कार्बन कैसे हो गए, हाइड्रोक्सी हो गए, मतलब इनके पास हो जाएंगे OH ग्रुप, इसको बोला जाएगा इनोसिटोल। सो बेसिकली नाम के पीछे क्या लिखा आ रहा है, ऑल लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ऑल मतलब इसका ये एक जो अकेला कार्बन जो बचा था उसको भी आपने अल्कोहल ही बना दिया। ठीक है, जिसको हम बोल भी कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी प्रोपेन, नहीं हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, लाइक दिस ना। तो ये इनोसिटोल भी क्या होती है, शुगर होती है, ध्यान रखना, जो कहां से मॉडिफाइड होगा, ग्लूकोज से मॉडिफाइड होगा। सो बेसिकली ये दोनों स्पर्म का क्या होता है, नरिशमेंट होता है ना। स्पर्म क्या है, एक सेल है बेटा, एंड सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी के लिए जो रॉ मटेरियल रेस्पिरेशन के अंदर जो एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा, फ्रक्टोज और इनोसिटोल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि ये जो फ्रक्टोज बॉडी हमारे बॉडी के अंदर कभी भी आपको फ्रक्टोज शुगर नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों मैम, जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के अंदर तो सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर होती है फ्रक्टोज होती है। देखो जब मैं आपको 12th के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ाऊंगी, बायोमोलिक्यूल, हाँ वो मैं ही पढ़ाऊंगी आपको ना। तो उस बायोमोलिक्यूल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, बट दोनों में से ज्यादा मोर स्टेबल कौन होता है, ग्लूकोज, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्लूकोज, एंड दोनों क्या है, आइसोमर है, तो मतलब अपने आप कन्वर्ट हो सकता है ना। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है, टाइम के साथ में जो फ्रक्टोज होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। तो आपकी बॉडी के अंदर आपको कहीं पे भी फ्रक्टोज नहीं मिलेगी, सारी वो फ्रक्टोज जो होती है जो हम लोग फ्रूट्स के थ्रू खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो अब सीमन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है। तो अगर मान लो किसी लेडी का एक रेप हुआ है, ठीक है, और रेप होने पर अगर चेक करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसका जो वेजाइना होता है उसमें से स्मीयर लेंगे और उसमें से चेक करेंगे हम फ्रक्टोज शुगर।
और अगर वहां पे फ्रक्टोज शुगर अवेलेबल है, मतलब श्योर है कि उस फीमेल लेडी का क्या हुआ है, रेप हुआ है। ठीक है, तो हम लोग टेक्निकली यहाँ पे फ्रक्टोज जो होता है उसको यूज किया जाता है रेप टेस्ट के अंदर, रेप एग्जामिनेशन के अंदर फ्रक्टोज शुगर को यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, सीमन के अंदर। और दूसरा टेस्ट था इसमें इनोसिटोल। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, वैसे तो देखो प्रोस्टाग्लैंडिन कब रिलीज होता है, जब आपको लगती है चोट लगती है ना, तो वहां पे दर्द होता है, तो पी से प्रोस्टाग्लैंडिन और पी से होता है पेन। तो जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे भी हमने हेडेक होता है ना, सर दर्द होता है, तो हम लोग क्या खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, या जब भी आपको चोट लगती है तो आप क्या खाते हो, पेन किलर। सो बेसिकली वो पेन किलर के अंदर जो केमिकल होता है वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। सो दैट्स व्हाई मोर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में वहां पे पेन भी नहीं होता है। बट फिलहाल यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का काम पेन क्रिएट नहीं करना है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये जब वेजाइना में ट्रांसफर होगा तो उसके बाद में यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होने से क्या होगा, जो सीमन होगा या जो स्पर्म होता है वो कहाँ पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव किया जाएगा। तो ये कौन हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल। और इस कॉन्ट्रैक्शन कौन इंड्यूस करेगा यहाँ पे, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये मैं लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल। ठीक है, जो एक्चुअली स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करवाने के अंदर हेल्प करेगा। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और केमिकल रिलीज होता है, दैट इज द फाइब्रिनोजन। क्या रिलीज होगा, फाइब्रिनोजन। एक मिनट मैडम, ये प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन हमने तो क्लास 11th के अंदर ब्लड में पढ़े थे, जो एक्चुअली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल सी बात है, फाइब्रिनोजन अगर ब्लड में है तो वो ब्लड को क्लॉट करेगा, और अगर फाइब्रिनोजन सीमन में है तो ये सीमन को क्लॉट करेगा। अब ये क्यों जरूरी है मैम, देखो जो सीमन होता है वो क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड होता है ना। तो मान लो इजैकुलेशन के बाद में जो सीमन होता है वो वेजाइना में ट्रांसफर हो गया, तो अब ये फ्लूइड जो होता है वापस बाहर भी तो निकल सकता है ना। हाँ, तो उस केस में एक बार इजैकुलेशन होने के बाद जैसे ही ये फाइब्रोजन हवा के कांटेक्ट में आएगा, मतलब वेजाइना में जब ट्रांसफर हो जाएगा, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्टिवेट होकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होगा सीमन की क्लॉटिंग के लिए। एंड जब वहां पे सीमन क्लॉट हो जाएगा तो नाउ अब स्पर्म को टाइम मिल जाएगा, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करने के लिए टाइम मिल जाएगा। इतना समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना, क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मैं स्पर्म को भी लिख देती हूँ यहाँ पे। तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, क्लॉटिंग ऑफ सीमन के लिए। और सीमन की क्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। हाँ, नहीं तो सीमन जो होता है वो फीमेल की बॉडी से वापस बाहर निकल सकता है और उसके साइमल्टेनियसली क्या होंगे, स्पर्म भी बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन फॉर्म करेगा, सेमिनल वेसिकल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, सीमन को अल्कलाइन बनाना। अब ये अल्कलाइन बनाना क्यों जरूरी है मैम, बिकॉज जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, देखो जो यूरेथ्रा है ना, वो यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, यूरिन का भी कॉमन पैसेज है और वहीं से स्पर्म भी बाहर आ रहे हैं, है ना। तो मेल के अंदर क्या हो गया कि कॉमन पैसेज हो गया। ठीक है, सो बेसिकली जो यूरेथ्रा होगा वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यूरिन जो होता है उसका पीएच कितना होता है पता है ना, 6.5 to 6.8। हाँ, तो मतलब उसका एसिडिक नेचर होता है। एंड एसिडिक नेचर को, और एसिडिक नेचर के अंदर क्या होंगे, स्पर्म हो जाते हैं डीजनरेट। सो दैट्स व्हाई उसको यूरिनरी जो ट्रैक होता है उसकी एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके उसको फिर अल्कलाइन कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर ये रिलीज करेगा यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, पहले जो यूरिनरी ट्रैक होते हैं उसकी पीएच को पहले तो अल्कलाइन न्यूट्रल करेंगे, एसिड को पहले न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल करने के बाद वो उसको बना देगा अल्कलाइन। इतना समझ आ गया। इसके अलावा ये फीमेल के अंदर जो वेजाइना होता है एंड वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
जी हाँ, जो बैक्टीरिया आपका कर्ड में होता है ना, वही सेम बैक्टीरिया फीमेल के अंदर वेजाइना में भी होता है। वहां पे उसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना लैक्टिक एसिड। तो उससे क्या फायदा होगा मैम? देखो वहां पे पीएच कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। सो उस कंडीशन के अंदर कोई भी पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होंगी वो वेजाइना में इंफेक्शन नहीं करेंगी, बिकॉज वेजाइना क्या है? एक लिविंग टिश्यू है और वो एनवायरमेंट के साथ में डायरेक्ट ओपनिंग है, तो उसमें इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं ना। नहीं, तो वहां पे पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। और वहां पे एसिडिक पीएच को कौन बनाएगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो उस पीएच को भी वहां पे न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ये अल्कलाइन पीएच। ठीक है, सो मैं बोलूंगी कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं या ये जो अल्कलाइन होते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं मेल के यूरिनरी ट्रैक्ट को भी और इवन फीमेल को भी। ठीक है, सो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यूट्रलाइज्ड acidic pH of male urethra and female vagina तो ये फंक्शन होता है किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है ना, अल्कलाइन बनाना। इसके अलावा ये यहाँ पे रिलीज करेगा कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नो, जब हम लोग इसके बाद जब हम फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो कैल्शियम तो मतलब मस्ट। बिना कैल्शियम के तो आप स्पर्म और एग को दोनों को कांटेक्ट में रख दो, डायरेक्ट फर्टिलाइज ही नहीं होगा। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम हमने प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट पढ़ा था फॉर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। प्लांट के अंदर बोरोन एंड कैल्शियम लिखा था, याद है? बोरोन एंड कैल्शियम। यहाँ पे ओनली कौन होगा? कैल्शियम। अब कैल्शियम तो दूध में भी होता है, तो दूध का जो नेचर होता है वो कैसे होता है? जो दूध का कलर होता है वो कैसे होता है? मिल्की कलर होता है ना। सो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होने की वजह से जो सीमन होता है उसका अपीयरेंस कैसा आएगा? मिल्की अपीयरेंस आएगा। तो ये मिल्की अपीयरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे प्रोवाइड करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ही केमिकल रिलीज करता है, दैट इज द सिट्रेट, जो यहाँ पे पीएच बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये केमिकल इनका सिक्रेशन हो गया। बस बल्बो यूरिथ्रल का कोई काम नहीं है, ये एक तरह की म्यूकस ग्लैंड होती है जो बेसिकली यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करेगी। एंड ये जो म्यूकस होता है ये काम करेगा एक लुब्रिकेशन का। नहीं तो होगा क्या कि जो फ्रिक्शन की वजह से स्पर्म जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो वो फ्रिक्शन डैमेज को मतलब बचाएगा कौन? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो मतलब ये सिक्रीट करेगा क्या? ये सिक्रीट करेगा स्टिकी म्यूकस लेयर, म्यूकस सब्सटेंस। और इसका बेसिकली सब्सटेंस का जो काम है, इसका मेन जो काम होता है वो क्या होगा? एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, सो बेसिकली स्पर्म को फ्रिक्शन से डैमेज होने में बचाने का काम करेगा। इतना क्लियर हो गया? तो देखो इसका तो आपको डायरेक्टली पता है कि लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, बस आपको याद ही क्या करना है, ये दो चीजें याद रखनी है। इसका तो मैंने आपको डायरेक्टली बता ही दिया कि क्या करेगा? एल्कलाइन बनाएगा। तो बाकी जो भी काम की चीजें है ना वो सारी कौन फॉर्म कर रहा है? सीमन एंड वेसिकल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीमन के बारे में। तो सीमन बेसिकली होता क्या है? तो सीमन हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म, मतलब मैं बहुत इजी वे में अगर बताऊं तो ये होता है स्पर्म प्लस सेमानल प्लाज्मा। तो सेमानल प्लाज्मा क्या होता है? इसका फ्लूइड होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है प्लस उसमें स्पर्म हो गए, दोनों के मिला के टोटल जो बनेगा दैट इज द सीमन। तो अब मुझे बताओ कि सीमन को सिक्रेट कौन करता है? तो जैसे ही मैं सीमन के सिक्रेशन पे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, बच्चे हमेशा आंसर देते हैं ये तीनों। अरे भाई सीमन के अंदर स्पर्म भी तो होता है ना, और इस स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करेगा? इसका फॉर्मेशन करेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो आपको ऐसा गलत नहीं लिखना है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और इसका सिक्रेशन कौन करेगा? सेमाइनल वेसिकल, प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्लस आ जाएगा यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इस तरीके से मैं बोलूंगी कि यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इन सारी है ना ग्लैंड से जो भी चीजें सिक्रेट हो रही है उन सबको मिला के क्या बोलेंगे? सीमन। ठीक है, चलिए अच्छा
नेक्स्ट अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सीमन का जो अमाउंट कितना होता है। तो इसका अमाउंट होता है कितना, 2.5 to 5 ml पर इजेक्शन। मतलब एक इजेक्शन के अंदर इसका अमाउंट इतना होना चाहिए, 2.5 to 5 ml होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में भी अगर हम लोग देखें, अच्छा ये तो आप मैम पर इजेक्शन बोल रहे हो ना, ये क्या बोल रहे हो, पर इजेक्शन, ध्यान रखना आगे यूनिट क्या है। और फिर उसके बाद इनके अंदर स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पर्म का काउंट लिखा हुआ है 200 to 300 मिलियन। आगे यूनिट में फिर क्या लिख रही हो, पर इजेक्शन, पर इजेक्शन। एक इजेक्शन के अंदर इसका नंबर इतना होना चाहिए। अच्छा एक इजेक्शन के अंदर यहाँ पे ये कितना सिक्रेट हो रहा है, मैक्सिमम 500 ml। तो 500 ml में कितना हो जाएगा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म का काउंट होता है। तो मैम फिर पर ml काउंट करो, तो पर ml आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे हो जाएगा ये 80 से लेकर 100 मिलियंस पर ml। यहाँ पे यूनिट के बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत कर देते हो तुम लोग समझ ना, तो ध्यान रखना है। ये जो 200 to 300 जो मैंने मिलियन बोला है वो पर इजेक्शन बोला है। तो पर ml के अंदर स्पर्म का काउंट कितना होगा, पर ml के अंदर यहाँ पे स्पर्म का काउंट होगा कितना, 80 to 100। एंड यू नो ये 80 to 100 स्पर्म मेल जो होता है वो एक ही दिन के अंदर फॉर्म कर देते हैं। हाँ पर डे स्पर्म का फॉर्मेशन कितना होता है, 80 to 100 मिलियंस, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मान लो कि इसके अंदर स्पर्म का काउंट, वैसे तो हमने कितना बोला 80 to 100 होना चाहिए, बट अगर इससे डिक्रीज होके ये नॉर्मल काउंट है, अगर यहाँ पे नंबर इसका कितना हो जाए, यहाँ पे नंबर हो जाए अगर 20 मिलियंस, ठीक है। तो 20 मिलियंस आगे में यूनिट क्या यूज कर रही हो, ml। 80 to 100 होना चाहिए और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब हो गया 100 का 20 कितना होता है, 1/5, है ना। तो जब भी अपने स्पर्म जो होते हैं वो अपने नॉर्मल काउंट से कितना 1/5 अगर लेस हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो मैडम मेल जो होता है वो जनरली कैसा हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगो मतलब क्या होता है, लेस होता है ना, जैसे आपने ऑलिगोसेकेराइड कभी सुना होगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ऑलिगो मीन्स क्या, लेस। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे लेस स्पर्म हो जाएंगे इसके अंदर। चलो ये तो मैम मुझे समझ आ गया। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपने स्पर्म की काउंट के बारे में बात की है ना, कि नॉर्मल स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए, 80 to 100 होना चाहिए, ठीक। अब इस 80 to 100 जो काउंट होता है इसके अंदर जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म नॉर्मल शेप कितना होना चाहिए, 60% जो स्पर्म होते हैं वो अपने नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम जो 40% स्पर्म होते हैं उनके पास विग्रस मोबिलिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 80 to 100 के अंदर जब आप इसकी माइक्रोस्कोपी करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे मस्ट शो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, और इसके अंदर मस्ट शो 40% स्पर्म विग्रस मोबिलिटी। अगर इतना नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर ये जो मेल होगा वो इनफर्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये चीजें इनके पास होनी ही चाहिए, क्लियर हो गया। तो जब भी मान लो कि तो वो मेल क्या होता है, स्टेराइल होता है, या जिन कपल के बच्चे नहीं होते है ना, तो इनफर्टाइल होते हैं, तो उनके लिए पहले क्या किया जाता है, स्पर्म टेस्टिंग की जाती है और उनके अंदर ये चीज चेक की जाती है, ठीक है, कि मतलब यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीमन के पीएच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच कैसा हो जाएगा, 7.2 to 7.7, ठीक है। मतलब ये स्लाइटली कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एल्कलाइन पीएच हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसके अलावा ये कैसा केमिकल होता है, ये होता है स्टिकी एंड व्हाइटिश सब्सटेंस, स्टिकी एंड मिल्की सब्सटेंस होते हैं, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ इसको स्टिकी कौन बना रहा है और मिल्की कौन बना रहा है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसको मिल्की अपीयरेंस देता है कैल्शियम, और कैल्शियम सिक्रीट होता है कहाँ से? प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो ये मिल्की सब्सटेंस किसकी वजह से होगा? ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस होगा, बाकी दोनों के नाम लिख दो, बाकी बचा कौन? सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल प्लस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो डिस्चार्ज होगा उसकी वजह से कैसा हो जाएगा? स्टिकी हो जाएगा। क्लियर आ गया? इसके बाद लास्ट टॉपिक देखो, जब आपने क्या पढ़ा था? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पढ़ी थी, एंड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब स्पर्म बाहर आते हैं दैट इज द स्पर्मिएशन, और मेल की बॉडी से स्पर्म का बाहर आना और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उनका ट्रांसफर होना दैट इज द इजैकुलेशन। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। इजैकुलेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम मेल टू फीमेल। फीमेल के अंदर भी कहाँ पे? वेजाइना के अंदर। अब मैम उसमें क्या होता है? एक फोर्सफुल जो सीमन को ट्रांसफर किया जाता है दैट इज द इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन में उसमें फोर्सफुल सीमन को थ्रो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, तो उसमें रेस्पॉन्सिबल होता है, हमने पेनिस पढ़ा था, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा पढ़ा था, है ना? तो यूरेथ्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स। तो एक्चुअली जो यूरिथ्रल मसल्स होती है ना वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फोर्सफुल इजैकुलेशन ऑफ सीमन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? तो मेल का सीमन को फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर करना क्या होता है? दिस इज इजैकुलेशन। और इस फोर्सफुल इजैकुलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? यूरिथ्रल मसल्स रेस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है। और स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर आना। ये पॉइंट में लिख देती होगी ना, कहाँ लिखूं? चलो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ, स्टार मार्क। स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन का मीनिंग होता है रिलीज ऑफ स्पर्म। वो भी कहां से? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब बना देते हैं इसके ऊपर बादल। ठीक है, चलो तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया और उसके बाद में सीमन के बारे में पढ़ लिया। देखो कुछ ही होता है, 2-3 बार रिवीजन कर लो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक एक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, हाँ कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में हार्मोन रेगुलेशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो मैंने ना आपका मॉड्यूल जो है वो अपलोड नहीं किया है, ठीक है, और किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया है कि मैम अभी तक हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। बेटा कैसे समझाऊं तुमको मैं? मत करो एक्सपेरिमेंट। नहीं, अब तो जब आप बोलोगे ना कि स्टडी मटेरियल अपलोड करो तभी होगा। कैसे हो भगवान, मतलब तुम लोग अगर सोच रहे हो कि नोट सफिशिएंट है तो ऐसा नहीं है बेटा। आपको पहले एक बार पैकेज तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं कम होगी। देखो सुन, जो आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ वो तो है ही है, प्लस स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बस। और इसके अलावा जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ध्यान रखना, मैं हर एक चैप्टर पे कम से कम आपके 10 से 12 टेस्ट लेने वाली हूँ। जी हाँ, 10 से 15 मुझे टेस्ट लेने की आदत है, ताकि जितनी भी आपकी गलतियां हैं ना वो सारी यहीं पे ठीक हो जाए। आप लोग मेन एग्जाम की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना करो, ठीक है। तो इतना कर लो, मैं सीरियसली बता रही हूँ। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको
कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, तो हमने बोला था जर्म सेल्स पार्टिसिपेट करती है। तो जरा एक बार जर्म सेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपने देखा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है ना, हाँ, तो उसके अंदर की तरफ लाइनिंग कौन फॉर्म कर रहा था, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम का एनाटॉमी क्या पढ़ा था हमने, सिंपल क्यूबॉइडल होता है। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दी, यू नो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है इनको हम और बोलते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल। ठीक है, जो बेसिकली अभी हम लोग बाद में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी की एक ऐसी सेल जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनल टिश्यू है ही नहीं, वो बाहर से इंपोर्ट हुआ है। हाँ, उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेसोडर्म, है ना। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेसोडर्म मतलब उस मेसोडर्म का काम बेसिकली काम होता है प्लेसेंटा बनाना होता है। ठीक है, बट एक्चुअली हमारी जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये कहाँ से आती है, वहीं से आती है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा फीटस का अलावा पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो वो पहले हमारे काम पे होगा यॉर्क सेट में ट्रांसफर होगा एंड देन फिर उसके बाद में इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, गॉनेड्स के अंदर। ठीक है, अब ये यॉर्क सेट क्या होता है, तो वेट कीजिए आप लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। तो सुनो, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे जरा बातें करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम की। तो हो जाए जरा बातें जर्मिनल एपिथेलियम की। तो जर्मिनल एपिथेलियम आपकी बॉडी की इकलौती ऐसी सेल है जो कहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट इन मियोसिस। ठीक है, और जर्मिनल एपिथेलियम को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग और बोल सकते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप लोग मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर और इसको आप लोग बोल सकते हो क्या, प्रिमोडियल जर्म सेल, पीजीसी। क्या बोलते हैं इसको, प्रीमोडियल जर्म सेल। अब इसमें से जो अच्छे नाम लगे सारे बोलते जाओ। ठीक है, चलो नाउ अब इसमें मैंने क्या बोला था कि ये कहां से डेवलप होती है, ये ओरिजिनेट होती है, डेवलप फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर ये टेक्निकली जो सेल्स है वो एम्ब्रियो की सेल से डेवलप नहीं होती है, ये बाहर से इंपोर्ट होती है। तो इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल मेसोडर्म से ये सेल्स पहले क्या होगी, सेल्स माइग्रेट होती है कहाँ पे, माइग्रेट इनटू यॉर्क सेट। पहले वो यॉर्क सेट में ट्रांसफर होगी एंड देन इसके बाद देन सेल्स माइग्रेट इनटू रीमाइग्रेट इनटू गोनेड्स। और ये गोनेड्स क्या होते हैं बोलो, टेस्टिस हो गए या ओवरी। तो आप लोग बोलोगे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेल, नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो मेल में भी प्रेजेंट होती है और फीमेल में भी होती है, टेस्टिस में भी होगा और ओवरी में भी होगा। तो ये गोनेड्स कौन से होंगे, टेस्टिस एंड ओवरी। अगर यहाँ पे फीमेल बन रहा है तो फीमेल क्या होगा, फीमेल के अंदर ये होगा कहाँ पे, ओवरी के अंदर। और अगर मेल होगा तो ये क्या कहाँ से होगा, टेस्टिस के अंदर। इतना क्लियर हो गया आपको ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ना देखो इसमें ये मैंने बना दिया यहाँ पे एक सेल जो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मेल जर्म सेल्स। अब ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस से इन सेल्स का नंबर कितना हो गया, ऑब्वियसली माइटोसिस से सेल्स का नंबर कितना हो जाता है, 2 बनती है ना। हाँ, फिर उसके बाद में ये भी फर्दर और क्या शो करेगा, ये और शो करेगा माइटोसिस। ठीक है मैडम, तो इनका नंबर और इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, अभी हो गई 4। सुनो ध्यान से, इन सबका स्ट्रक्चर आप सेम बनाना। ठीक है, तो देखो ये अपना क्या कर रहा है, टेक्निकली मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये एक जो सेल है ना, वैसे एक नहीं बहुत सारी होती है, ये एक सेल अपने आप को क्या करेगी, एनलार्ज करेगी।
तो इसमें क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये अपना सेल ग्रोथ कर रही है, क्योंकि सेल डिवीजन जब होता है तो सेल ग्रोथ करती है नहीं करती है, हाँ ठीक है। अब ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड हुई है, क्योंकि इसने जस्ट ग्रोथ किया है अभी। अब इसके बाद ये स्टार्ट करेगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के बाद जो सेल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मियोसिस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और मियोसिस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहां से जो मियोसिस 2 का जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग बोलते हैं कि इक्वल टू होता है माइटोसिस, शायद आपको ऐसे पता होगा, ठीक है। चलो देखो, ये वाली सेल कौन सी हो गई, मेल जर्म सेल्स हो गए, जिनको हम लोग और बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोगोनिया। सो बेसिकली ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे कौन से डिवीजन कर रही है, माइटोसिस। तो आपको कॉमन सेंस दिख रहा है ना, क्योंकि ये सेल डिप्लॉयड है तो इसकी डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड है, ये सेल डिप्लॉयड है तो इसकी डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड है। तो अब तक यहां से लेकर यहाँ जो डिवीजन हुआ है वो क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये सारी सेल्स जो होती है वो कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि तुम अगर एक चीज सोचो कि इससे बनने वाली अगर ये सारी सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो इसके बाद में जर्मिनल एपिथेलियम तो खत्म हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया तो खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप स्पर्म फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए ना कि जितनी आपने स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से उठाई थी, है ना, उतनी ही वापस इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे कि इस कंडीशन के अंदर ये जो क्या बन रही है, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो सारी क्या करेगी, स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कुछ क्या करती रहेगी, कुछ का काम होगा जिंदगी भर रिपीटेटिव डिवीजन, और ये रिपीटेटिव डिवीजन से क्या करेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। चलो तो देखते हैं आप यहाँ पे, आप देखो क्या हुआ, इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगी, यहां से लेकर यहां जो है ये स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। दैट्स व्हाई ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाता है मुझे भी, तो ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो, यहां से लेकर ये यहां तक क्या हुआ है, ये दूसरा स्टेप होगा यहाँ से ग्रोथ, जहां पे सेल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। आप इन सबको क्या बोलोगे, स्पर्मेटोगोनिया, मैं इन सबके नाम लिख देती हूँ। तो ये सारी की सारी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ही है जो जस्ट मल्टीप्लाई, बट इसको आप बोलोगे क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो ये प्राइमरी में ऐसा लिख रही हूँ ना, आप लोग मेन एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स कटते हैं, शॉर्ट फॉर्म के बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स कट दे, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी इसके अंदर स्टार्ट होगा मियोसिस 1। देखिए डरो मत, वीडियो वापस देख लेना, इससे ज्यादा क्या ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी। अब ये तो सबको पता होगा कि मियोसिस कितनी बार होता है, 2 बार होता है। मियोसिस 1 कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। मियोसिस 2 कैसा होता है, इक्वेशनल होता है, ठीक है। तो अगर ये रिडक्शनल है तो इसके बनने वाली जो डॉटर सेल्स होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, मियोसिस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो बनते हैं ना, इनको स्पर्म नहीं बोलते हैं, स्पर्म ऐसे होते हैं क्या, स्फेरिकल, हमने तो स्पर्म ऐसे बड़े थे स्पून लाइक, बट ये तो अलग है, हाँ। तो इनको बोलते हैं कि हम लोग स्पर्मेटिड, ये क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स हो जाएंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये मॉडिफाइड होंगे स्पर्म के अंदर। तो अब देखो ये मॉडिफाइड हो रहा है, जिसको मैं अलग कलर से बनाती हूँ,
ठीक है, तो ये मॉडिफाइड होने के लिए छोटा हो गया, क्योंकि देखो ये सेल बहुत बड़ी है और ये नॉन मोटाइल सेल है। ये लार्ज ह्यूज बल्कि नॉन मोटाइल सेल्स जो फर्टिलाइज नहीं कर सकती है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिड। तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा, लाइट वेट करना होगा। सो इसका साइज भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड प्लस ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये अपना शेप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, सिर्फ अपना शेप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ये बच्चे बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बनाते हैं यहाँ पे। मैं फिर बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्पर्मेटिड जो है वो सिर्फ अपना शेप चेंज कर रहे हैं, और शेप चेंज करने के बाद ये ऐसे बन जाएंगे स्पर्म। और स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और स्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, क्या मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये ग्रोथ हो गया, और ये वाला थर्ड हो जाएगा कौन सा, डिवीजन फेज। यहां से थर्ड स्टेप हो जाएगा कौन सा, डिवीजन वाला फेज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, एग्जाम के अंदर कहानी तो दुखी अब तुम आप होने वाले हो। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा दुखी कब होते हैं, जब उनको सीधा पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पे हैप्लॉइड कौन होगा, डिप्लॉइड कौन होगा, और बेचारा बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड कौन था, डिप्लॉइड कौन था, मियोसिस 1 कहाँ हुआ था, मियोसिस 2 कौन हुआ था। तो ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ट्रिक ध्यान रखना। देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, ये मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी, तो इसके अंदर मियोसिस कौन सा हो रहा है, 1। ये क्या मैंने लिखा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो इसमें मियोसिस कौन सा हो रहा है, 2। यही ट्रिक है। ठीक है, तो 1 में क्या होगा, 1 होगा, 2 में 2 होगा, प्राइमरी में मियोसिस 1 होगा, सेकेंडरी में मियोसिस 2 होगा। अब ये तो आपको पता ही होगा बेटा कि रिडक्शनल डिवीजन आप किसको बोलते हो, मियोसिस 1 को बोलते हो। तो यहाँ पे मैं ट्रिक लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक बन जाएगी कि प्राइमरी के अंदर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा मियोसिस 1, एंड ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा क्या, मियोसिस 2। नहीं, अभी इस ट्रिक का मीनिंग अभी आपको नहीं समझ आएगा, ये तो जब आप पीछे एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तब बोलोगे थैंक यू मैडम कि आपने बता दी ट्रिक, वरना हम होने वाले थे बहुत दुखी। ठीक है, चलो ध्यान रखना, यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो इसको सॉल्व करने का ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, एक बार फटाफट वापस देखो इधर, ये सारी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या बनती है, इसमें ग्रोथ फेज होगा, एंड ग्रोथ फेज के बाद में ये बन जाएगा स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, तो इसकी जो डॉटर सेल्स होगी इनको बोला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंडरी में होगा मियोसिस 2। ठीक है, तो इसके बाद में इसकी जो फाइनल डॉटर जो सेल्स बनेगी इनको बोला जाएगा स्पर्मेटिड, एंड जो स्पर्मेटिड होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर इनको फर्दर मॉडिफाइड किया जाएगा किसमें, स्पर्म के अंदर। ध्यान रखना, मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये अपना शेप चेंज कर रहा है, और ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि शेप चेंज का मीनिंग क्या होता है, कि ये स्पर्म कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं एक और टर्म यूज करने वाली हूँ स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, और एक टर्म में यूज करने वाली हूँ स्पर्मेटोसाइटोसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको बोला जाएगा स्पर्मेटोसाइटोसिस, और इसको बोला जाएगा स्पर्मोजेनेसिस। ओ स्पर्म तुम बन गए, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको टर्म क्या पढ़ाया था, स्पर्मिएशन पढ़ाया था, एंड स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस। एक काम करती हूँ, मैं नाम हटा देती हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए होगा स्पेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस। बहुत सिंपल है, स्पर्मेटोसाइट का बनना, स्पर्मेटोसाइट का बनना, पीछे लगा दो सिस होता है प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना,
तो स्पर्मेटोसाइट का बनना स्पर्मेटोसाइटोसिस हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे ओ स्पर्म तुम बन गए, ठीक है, ओ नहीं, ये क्या हो जाएगा, ओ स्पर्म बन गए तुम, तो इसको बोला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। कहाँ लिखो, क्या लिख दूं, तो ये हो जाएगा स्पर्म जेनेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना इसको। तो ये हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, जब आप रिक्वेस्ट करोगे तब, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि स्टडी मटेरियल के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोसिस जो होता है उसके अंदर टोटल 4 स्टेप होते हैं। अभी 4 स्टेप कौन से, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, पहला स्टेप उन्होंने लिखा है स्पर्मेटोसाइटोसिस लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप उसके अंदर उन्होंने मियोसिस 1 लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप उन्होंने मियोसिस 2 लिखा है, एंड फोर्थ स्टेप उन्होंने स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या होता है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं हो तो वो चीजें मैं बता देती हूँ अभी, आप तो इसके बारे में अवेयर रहना। ये सारे वर्ड आपको एक जैसे लगते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। चलो, तो अब मुझे चीज बताओ, यहाँ पे इस पूरे एंटायर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। पहला डिफरेंशिएशन ये वाला, जहाँ पे सेल टेक्निकली क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो इसको बोला जाएगा स्पर्मेटोसाइटोसिस। एंड दूसरा जो डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जस्ट शेप चेंज करना, मॉडिफाइड होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ, 2 टाइम डिफरेंशिएशन। नहीं, ये फिजिक्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, डरो मत, ठीक है। तो पहला डिफरेंशिएशन कौन सा होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज द स्पर्मेटिड का बनना, तो स्पर्मेटोसाइटोसिस हो जाएगा। और दूसरा सेकंड इसमें हो जाएगा कौन सा, स्पर्मिएशन, नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। मैं इसको ऐसे 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 फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हमने सिंपल से छोटे से 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज हमने रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़ी है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट और वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, और फिर हमने सीमन पढ़ा था, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको स्पर्म का डायग्राम पढ़ाऊंगी, और एक मेल रिप्रोडक्टिव है ना जो होता है उसमें हार्मोन रेगुलेशन पढ़ेंगे। टेंशन मत लो, सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, मेरा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, तो तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।